नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। आज हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख पाए होंगे, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान MCQ प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ जियोग्राफी के, कुछ कल्चर के, कुछ हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स लेकर आए हैं जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन थे? वीर सतसई। वीर सतसई की एक पंक्ति है जो पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। इला न देनी आपनी हाल रियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये पंक्तियाँ वीर सतसई की है और इसके रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण जी, है ना। सूर्यमल मिश्रण जो थे बूंदी के राजकवि। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है? देखो, पृथ्वीराज विजय की बात है यहाँ। तो पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने। किसने लिखा था? जयानक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय, है ना। अगर पृथ्वीराज रासो की बात आए, रासो अगर कहा जाए तो रासो की बात आएगी तो चंद्रबरदाई आएगा। क्या आएगा? चंद्रबरदाई, है ना। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। अगली रचना हम देखते हैं, किरतार बावनी के रचयिता कौन है? तो किरतार बावनी जो लिखी है वो लिखी है चांद खां ने लिखी, क्या नहीं लिखी? सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी, द्वारकानाथ जी ने नहीं लिखी, दुर्सा आड़ा जी जो थे इसके रचयिता थे दुर्सा आड़ा। किरतार बावनी, है ना। दुर्सा आड़ा की कांसे की मूर्ति बनी हुई है आबू पर्वत पर, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है ना। किरतार बावनी उन्होंने लिखी थी। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कम बारिश होती है और अरावली पर्वत का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक बारिश होती है ना। तो अरावली पर्वत क्या हो गई? राजस्थान की जल विभाजक रेखा हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अपवाह तंत्र के प्रकार है। अपवाह तंत्र जो नदियाँ बहती है वो कितने प्रकार से बहती है? तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र। कितने प्रकार के बोलो? 3 प्रकार के, है ना। 3 प्रकार के अपवाह तंत्र कैसे हैं? सबसे पहला तो अरब सागरीय। कौन सा? अरब सागरीय। दूसरा है बंगाल की खाड़ी और तीसरा अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और तीसरा कौन सा है? अंतर्वर्ती, है ना। जहाँ पर नदियाँ, जो नदियाँ राजस्थान में बहकर वहीं मरुस्थल में लुप्त हो जाती है वो कहलाती है अंतर्वर्ती नदियाँ, है ना। बनास नदी किस नदी में मिलती है? तो बनास किस नदी में मिलती है? आगे जाकर वो मिलती है चंबल में। तो बनास कौन से अपवाह तंत्र की नदी है? तो बनास जो नदी है वो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी। काली सिंध नदी किस में मिलती है? काली सिंध किस में मिलती है? कौन सी नदी में मिलती है? किसकी सहायक नदी ये मानी जाती है? तो काली सिंध मिलती है चंबल में। किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में काली सिंध मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी नहीं है। इनमें से हमें वो नदी बताना है जिसका जल अरब सागर की ओर नहीं जाता है। तो अरब सागर की ओर नहीं जाने वाली नदी कौन सी? देखो, माही, माही का जाता है खंबात की खाड़ी। लूनी का भी जाता है। साबरमती गुजरात वाली है, जाता है। बनास, अभी अभी हमने देखा था बनास किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। तो बनास जो है अरब सागर की नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से नहीं होता है, उत्तराखंड से भी नहीं होता है,
पंजाब से भी नहीं होता है, वो होता है हिमाचल से। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से, है ना। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी समूह है जिसे कहा जाता है शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक। तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है ना, घग्गर नदी का। और घग्गर नदी को जो कुछ क्षेत्रों में हकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा, है ना। पाकिस्तान में खासकर हकरा कहते हैं घग्गर नदी को। जब बाढ़ आती है तो घग्गर नदी का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। ये भी फैक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, हमने देखा था घग्गर नदी का उद्गम है शिवालिक, तो शिवालिक तो हो नहीं सकता। अरावली भी नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है। इसका उद्गम है विंध्याचल। कहाँ से? विंध्याचल, है ना। विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये पहाड़ी की बात की जाए तो जना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जना पाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जना पाव, जना पाव की जो पहाड़ी है वहाँ से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? वो चंबल नदी का उद्गम होता है ना। जना पाव की पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। अगला है हमारा, राजस्थान में चंबल का प्रवेश कहाँ से होता है ना। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसका प्रवेश कहाँ से होता है, किस जिले से होता है? तो सबसे पहले देखो, कोटा, कोटा से नहीं होता है। धौलपुर से होगा ही नहीं, झालावाड़ में चंबल है ही नहीं। तो कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ से, ना। रावत भाटा का जो इलाका है वहाँ से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। अगला है, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? ऐसी नदी कौन सी है जिसे सदा नीरा कहा जाता है, 12 मास जिसमें पानी भरा रहता है? तो वो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल 12मासी है। तो चंबल को उपनाम किस नाम से जाना जाता है? चरमनवती के नाम से, ना। चरमनवती के नाम से भी जाना जाता है चंबल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो जना पाव की पहाड़ी, देखो चंबल का है, तो ये नहीं होगा। नाग पहाड़ दूनी नदी का है, विंध्याचल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी पड़ती कहाँ है? तो ये राजसमंद जिले में है ना, कुंभलगढ़ के पास है। राजसमंद में, कौन से जिले में? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, है ना। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और एक और बात, इसमें आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा डिटेल पूछी जाने लगी है, इसलिए इसमें और डिटेल याद रखनी है आपको। वेरी का घाट, है ना। वेरी का घाट कहते थे इसको। कहीं कहीं भैरव का घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरव का घाट, है ना। भैरव का घाट, वेरी का घाट या वेरो का घाट, तीनों नाम मिल जाते हैं इसके। इस स्थान से उद्गम होता है बनास नदी का। ये खमनोर की पहाड़ी में पड़ते हैं ये स्थान। कौन सी पहाड़ी में पड़ते हैं? खमनोर की पहाड़ी में। वेरी का घाट, वेरो का घाट या भैरव का घाट, तीनों में से कोई भी मान सकते हैं। तीनों अपभ्रंश नाम हैं। तो ऑप्शन जब आएगा तीनों में से एक ही रहेगा। तो कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वहाँ खमनोर की पहाड़ी हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। इसके कारण वेरी का घाट, वेरो का घाट, इनमें से कुछ ऑप्शन हुआ करते थे। पशु परिचय परीक्षा में भैरव का घाट पूछा गया है ना, भैरव का घाट ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन माना गया था सही, भैरव का घाट, है ना। भैरव का घाट पशु परिचय में। अगली नदी आती है, लूनी नदी का पानी कहाँ खारा हो जाता है? लूनी नदी जो है उसका पानी है कहाँ जाकर खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर जो है उसके बाद से इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद से खारा हो जाता है। अगला है, माही नदी का जल कहाँ गिरता है? तो माही जो नदी है उसका जल कहाँ गिरता है ये हमें देखना है। तो माही नदी का जो जल है वो डायरेक्ट अरब सागर में तो नहीं गिरता है, कच्छ की खाड़ी में भी नहीं गिरता है,
बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिरता है, ये गिरता है खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरता है ना। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही हिस्सा है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले में। कहाँ बोलो? जयपुर जिले में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा को। बाणगंगा को ऐसा माना जाता है कि माता कुंती को प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने तीर मारकर इस नदी को प्रकट किया था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, बाणगंगा नदी को। घग्गर नदी को किस प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है? तो घग्गर को किसका अवशेष माना जाता है? सरस्वती का अवशेष, है ना। अब जो डीग जिले का जो बागज गांव है वहाँ पर भी नई सभ्यता की खोज हुई है। वहाँ भी माना जा रहा है कि सरस्वती नदी का पेलियो चैनल मिला है, सूखा हुआ मार्ग मिला है। तो इसके बाद जो इतिहास नए जर्नल पब्लिश होंगे ना, तब नए सिरे से लिखा जाएगा। शायद इसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, घग्गर नदी को किस प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है? तो उसको माना जाता है सरस्वती नदी का अवशेष, घग्गर को ही माना जाता रहा है अब तक। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल 5 बांध है, तो 5 में से 1 बांध मध्य प्रदेश में है और बाकी 4 राजस्थान में। तो एमपी में कौन सा है? गांधी सागर एमपी में है। राजस्थान में कौन सा है? सबसे पहले राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर। फिर उसके बाद में जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर, है ना, ये कोटा में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, फिर इसके बाद कोटा बैराज, है ना, ये राजस्थान में है। और गांधी सागर एमपी में बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर बांध। राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माही बजाज सागर जो परियोजना है माही नदी पर स्थित है और बांसवाड़ा में स्थित है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में, है ना। निम्न में से नागर शैली का उदाहरण कौन सा है? तो नागर शैली का उदाहरण इनमें से है ओसिया के मंदिर। कौन से मंदिर है? ओसिया के जो मंदिर है वो नागर शैली का उदाहरण है। ओसिया पड़ता है जोधपुर में। ओसिया जोधपुर के मंदिर है वो नागर मंदिर शैली के उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है, इनमें से द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन सा है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनते हैं उनके तरीके से बनाया गया मंदिर कौन सा है इनमें से? तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ये पड़ता है सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ पड़ता है? बोलो, सुजानगढ़। सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू में है तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये ध्यान रखने की बात है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो भूमिज शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर है मैनाल का मंदिर, है ना। मैनालेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन भूमिज शैली में निर्मित मंदिर है राजस्थान का। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल, बीकानेर जो चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो कहा जाता है अनूप सिंह जी के समय को। महाराजा अनूप सिंह का समय था, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता था। निम्न में से मांड गायिका नहीं है। देखो बाकी सब मांड गायिका है और कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो बतुल बेगम मांड गायिका है, मंगी बाई भी मांड गायिका, अल्लाह जिल्ला बाई भी मांड गायिका है।
इनमें से जो फल्गु बाई है ये नहीं है, इनका संबंध किससे है? तो चरी नृत्य से। फल्गु बाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से, है ना। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा फल्गु बाई, मणगई का नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देखो किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में इन्हें कहा जाता है तुरतई माता भी कहा जाता है। तुरतई क्या कहा जाता है? तुरतई माता भी इनको कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता जो है इनको तुरतई माता भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान में किस देवी की पीठ की पूजा होती है? तो कौन सी देवी हमारे राजस्थान में है जिनके पीठ की पूजा की जाती है? तो पीठ की पूजा किस देवी की होती है ये देखेंगे। ये होती है ब्राह्मणी माता की। कौन सी माता की होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन 12। कहाँ पर है? सोरसन 12। सोरसन गोडावण के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है 12 जिले में। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान राजस्थान में जो है वो है चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, चूरू। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व कितना है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था ये पूछा गया है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है। तो 2011 की जनगणना में जो अंतिम आंकड़े दिए थे उनके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। 200। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये पूछा गया है हमसे। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है ये पूछा गया है। तो सबसे छोटा है बीड़ मुहाना। बीड़ मुहाना पड़ता है झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। झुंझुनू। झुंझुनू जिले में पड़ता है बीड़ मुहाना, है ना। और सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो वो शाहबाद है। शाहबाद 12 में पड़ता है, 12। अगला हमारा क्वेश्चन है राजकुमारी रत्नावती विद्यालय किस जिले में स्थित है? राजकुमारी रत्नावती विद्यालय आपको जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला विद्यालय जो राजकुमारी रत्नावती विद्यालय है ये किस जिले में स्थित है? यहाँ पर बिना किसी एयर कंडीशनर के, बिना किसी पंखे के बहुत शानदार ठंडी ठंडी हवा आती है। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। राजकुमारी रत्नावती के नाम पर इनका नाम पड़ा है। तो अब बता दीजिए, इसका उत्तर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर, है ना। जैसलमेर जिले में राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? डोला मारूरा जो दोहा है उनके रचयिता कौन है? डोला मारूरा दोहा के रचयिता है कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल डोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। गागरोन का प्रथम साका कब हुआ था? तो गागरोन का प्रथम साका हुआ था 1423 में। 1423 ईस्वी में गागरोन का प्रथम साका हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1444 को। पहले साके के समय शासक कौन था? तो अचलदास खींची। और उनके बाद जब 1444 का साका था तो उनका पुत्र था पलहणसी खींची। कौन था? पलहणसी जो खींची था वो उस समय शासक था 1444 दूसरे साके के समय। प्रथम साका 1423 अचलदास खींची के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है काले गोरों का युद्ध। ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना
और अंग्रेजों के मध्य, इसे कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पूछा गया है काले गोरे का युद्ध किसे कहा जाता है, तो चेलावास का युद्ध काले गोरे का युद्ध कहलाता है। ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 18 सितंबर 1857। चेलावास नाम की जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था चेलावास का युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, श्री राम सेतु नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, श्री राम सेतु नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवनेरा बैराज किस नदी पर बना है, तो नवनेरा बैराज जो बना है वो बना है बांध काली सिंध नदी पर। और जिले की बात की जाए तो कोटा जिले में, कौन से जिले में बना है, कोटा में बना है नवनेरा बैराज काली सिंध नदी में, है ना। अगला है, कृपाल सिंह शेखावत किस कला से जुड़े हैं, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी से है, ब्लू पॉटरी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में, सेवर पड़ता है भरतपुर में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला, तो ये मिला पार्वती तिर्की नाम की महिला को, झारखंड की निवासी है पार्वती तिर्की, इनको मिला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, पार्वती तिर्की। हम्मीर रासो के रचयिता कौन थे, तो हम्मीर रासो जो है उसके रचयिता थे सारंगधर, कौन थे, सारंगधर और जोधराज दोनों ने लिखी। ऑप्शन में जोधराज है ही नहीं, सारंगधर करेंगे। ऑप्शन में अगर सारंगधर नहीं है जोधराज हो तो जोधराज भी सही होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। कंजर्वेशन रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जंगली जानवरों को और वहां की वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाता है। तो वर्तमान में 37 है, 37। सबसे नया कौन सा बना है, आसोप। आसोप कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। आसोप बना है राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व, 37वां कंजर्वेशन रिजर्व जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लिंगानुपात दर क्या है, तो राजस्थान का लिंगानुपात दर है 928 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन कहीं कहीं 926 भी सही माना जाता है। तो जब ऑप्शन में 928 नहीं है तो 926 भी सही माना जाता है, जैसा कि पशु परिचर की एग्जाम में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा माना गया था 926 उसका सही आंसर माना गया था। राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड। बोरकुंड पड़ता है बांसवाड़ा में, बोरकुंड बांसवाड़ा में पड़ता है और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कोणागांव, उत्तर में पड़ता है सबसे। दक्षिणी हो गया, उसके बाद में पूर्वी सिलान, धौलपुर में पड़ता है राजाखेड़ा, और कटरा गांव सबसे पश्चिमी। राजस्थान में अंबिका माता का मंदिर किस जिले में, किस स्थान पर है। अंबिका माता का मंदिर, तो अंबिका माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर है, तो ये पड़ता है जगत नाम की जो जगह है उदयपुर में, वहां पर स्थित है अंबिका माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा है, तो वो रणथंभौर है। कौन सा है, रणथंभौर। और नवीनतम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। वर्तमान में राजस्थान में 3 ही नेशनल पार्क है, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला है राजस्थान में पद्मश्री 2025 किसे मिला? तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है बतुल बेगम को भी मिला, शीन काप निजाम और बैजनाथ महाराज, तीनों को ही मिला है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बतुल बेगम का संबंध है मांड गायकी से, शीन काप निजाम साहित्यकार हैं और बैजनाथ महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र के कारण मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में होने जा रहे हैं। तो इनका आयोजन होगा जयपुर, राजस्थान में, जयपुर में। आज का अंतिम क्वेश्चन, मेजा नदी पर निर्मित राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट नहर परियोजना किस जिले में है? तो राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट नहर परियोजना जो है वो बूंदी जिले में है। बूंदी में, कौन से जिले में? बूंदी जिले में। और नदी की बात की जाए, कौन सी नदी पड़ती है? मेजा नदी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।